नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आदिकाल से यह दूसरा वीडियो है जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को अवश्य देखें। मैथिली का बोली क्षेत्र है, कौन सा है मित्रों? 1 गोरखपुर, 2 लखनऊ, 3 चंपारण, 4 मुंगेर। ठीक है, 1 2 3 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं, जो मैथिली का बोली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह 4 ऑप्शन सही होगा, मुंगेर। ठीक है दोस्तों, क्या है? मुंगेर मैथिली का बोली क्षेत्र है। भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, प्रसाद, प्रेमचंद और दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बुंदेली, अवधी, भोजपुरी, खड़ी बोली किससे है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 40 का आंसर, यहाँ पर जो 40 का आंसर है वह 3 ऑप्शन है। उनका जो संबंध है, बोली क्षेत्र है, वह है भोजपुरी। 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी। वैसे भारतेंदु जी का जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में। मात्र 35 साल तक ही वह जीवित रहे। ठीक है दोस्तों, और रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ वह 1884 ईस्वी में हुआ और इनका जो मृत्यु हुआ 1941 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग प्रसाद जी का मृत्यु कब हुआ कमेंट करके अवश्य बताएं। भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है? पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी व बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी व पहाड़ी हिंदी। तो बताना है कि भाषा विज्ञान में प्रायः किन उपभाषाओं को हिंदी माना जाता है। 41 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप अवश्य बताएं। यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह आपका ए ऑप्शन सही होगा। पश्चिमी हिंदी व पूर्वी हिंदी को भाषा विज्ञान में प्रायः उपभाषाओं को ही हिंदी माना जाता है। तो यह पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी ही है जिन्हें उपभाषा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी यह 3 बोलियां आती हैं। तो कल जो आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन कि अवधी किस भाषा की उपबोली है, तो वह पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है। ठीक है दोस्तों, अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी, कितनी थी? 4, 7, 8, 10। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखिए, अपभ्रंश, अप से, अ से 8, अ से अपभ्रंश। तो ठीक है दोस्तों, तो अपभ्रंश में जो स्वरों की संख्या थी वह 8 थी। 3 ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, और वर्तमान में स्वरों की संख्या 11 है। संस्कृत में 9 मानी जाती हैं। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे, आपको बताना है। ट, ठ, ड, ढ, ज्य, त्र और र, स। ठीक है, 4 ऑप्शन है। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। 43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर ड और ढ जो है नुक्ता के साथ, वह अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? श्लोकाचार, दोहा कोश, चर्यापद, योगचर्या। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बताइए हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है? कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 1 2 3 4 में से? क्वेश्चन नंबर 44। तो देखिए, राव संस्कृतायन ने तो दोहा कोश को माना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रथम रचना मानी जाती है वह ऑप्शन 1 सही होगा। श्लोकाचार देवसेन द्वारा रचित
श्लोकाचार को हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा देने वाले आलोचक हैं। कौन है? रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कौन है दोस्तों जो आदिकाल को वीरकाल की संज्ञा दिया, वीरकाल कहा? 45 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विश्वनाथ ने आदिकाल को वीरकाल कहा, तो आपका 4 ऑप्शन सही है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल को आदिकाल कहा, रामकुमार वर्मा ने चारण काल कहा। आप लोग बताएं कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा। ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताएं कि डॉक्टर रसाल ने आदिकाल को क्या कहा। हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। ठीक है, कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाले, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन, गासा दत्तासी। ठीक है, 46 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताएं। तो सबसे पहले जो प्रयास किया वह जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया, तो आपका 3 ऑप्शन सही होगा 46 का। ठीक है मित्रों, 3 ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों। जॉर्ज ग्रियर्सन ने संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता हैं। कौन है? धनपाल, अब्दुल रहमान, विद्यापति, अमीर खुसरो। कौन है दोस्तों संदेश रासक खंड काव्य के रचयिता? 47 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। तो 47 का जो आपका सही होगा संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। ठीक है दोस्तों, अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। आपका 2 ऑप्शन सही है। कमेंट करके बताएं कि विद्यापति की कौन सी 2 रचनाएं प्रसिद्ध हैं। खुमार रासों के रचनाकार कौन हैं? नरपतिनाल, दलपति विजय, सारंगधर, जगनक। बताइए, जगनिक है या चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? खुमार रासो। तो खुमार रासो यह दलपति विजय की रचना है। 2 ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है, जिसे आला खंड के नाम से भी जाना जाता है? हमीर रासो, पृथ्वीराज रासो, विशलदेव रासो, परमाल रासो। 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिसे तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताएं। यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। परमाल रासो को आला खंड के नाम से भी जाना जाता है। विशलदेव रासो के रचनाकार कौन हैं आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। निम्न में से मूलतः गेय रासो काव्य कौन सा है? ठीक है, गेय मतलब जिसे गाया जा सके। खुमार रासो, परमाल रासो, विशलदेव रासो, हमीर रासो। ठीक है, कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएं। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा गेय रासो में जो आएगा वह विशलदेव रासो है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? विशलदेव रासो है। परमाल रासो के रचयिता का नाम है। ठीक है दोस्तों, बताइए परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है? जगनिक, दलपति विजय, नरपतिनाल, चंद्रबरदाई। 51 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो परमाल रासो के रचनाकार जो हैं वह जगनिक जी हैं। आपका ए ऑप्शन सही है। यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और प्रतिदिन मेरे साथ जुड़कर आप हर एक कालों से प्रैक्टिस कर सकते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। पृथ्वीराज रासो के नागरिक प्रचारित सभा काशी संस्करण जो कि चारों संस्करणों में सबसे बड़ा है के अनुसार कितने समय अर्थात खंड हैं? 80 खंड, 69 खंड, 50 खंड, 100 खंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा 42 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों?
तो पृथ्वी राजरासों में कितने खंड हैं आपको बताना है, जो नागरिक पंचायत सभा के द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। ठीक है, 69, 1 कम 70, 69 खंड हैं। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान निम्न में से कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर बुलर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मुंशी देवीदास। कौन है? 53 नंबर का क्वेश्चन। ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। 53। तो जो प्रमाणिक मानने वाले आलोचक हैं, विद्वान हैं, वो हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। ठीक है दोस्तों, 3 ऑप्शन आपका सही होगा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। पृथ्वी राजरासो को सर्वथा अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान हैं मिसबंध, कर्नल टाड, हीराचंद ओझा, रामचंद्र शुक्ल। कौन है दोस्तों? आप लोग बताइए। सर्वाधिक अप्रमाणिक मानने वाले, ठीक है, क्या अप्रमाणिक मानने वाले हैं, कौन है बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी के प्रथम महाकवि हैं विद्यापति, चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, जंगनी। कौन है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वह आपका 2 ऑप्शन सही है। चंद्रबरदाई को आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि माना जाता है। ठीक है, 55 का जो ऑप्शन सही होगा वह 2 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों, जब उन्होंने चंद्रबरदाई को माना है तो इसका भी आंसर वही होगा। पृथ्वी राजरासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 1 पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में 69 खंड हैं। रणमल छंद काव्य के रचयिता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है। श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई। कौन सा ऑप्शन सही होगा? श्रीधर, अमीर खुसरो, विद्यापति, चंद्रबरदाई, जो रणमल छंद के काव्य के रचयिता हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, श्रीधर। श्रीधर जी रणमल छंद काव्य के रचनाकार हैं। आपका ए ऑप्शन सही है, श्रीधर। जयचंद प्रकाश की रचना निम्नलिखित में से किस कवि ने की? जयचंद प्रकाश, मधुकर कवि, भटकेदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। ठीक है दोस्तों, किसने की बताइए? मधुकर, भटकेदार, विद्यापति, अमीर खुसरो। 58 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर आपका 2 ऑप्शन सही है। भटकेदार ने जयचंद प्रकाश की रचना की। ठीक है दोस्तों, जयचंद प्रकाश की रचना भटकेदार ने की। आपका 2 ऑप्शन सही है। अब आगे जो है पंक्तियां दिया गया है, उसे संबंधित रचनाकार को बताना है, जो यह इस समय की परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। पुरुष कहाड़ी हौं कहूँ जस पथ थावे पुन्नु। ठीक है, यह किस कवि के द्वारा कहा गया है? किस कवि की पंक्तियां हैं आपको बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 2 ऑप्शन सही है, विद्यापति। ठीक है दोस्तों, कौन सा? विद्यापति का यह है, पुरुष कहाड़ी हौं कहूँ जस पथ थावे पुन्नु। 60, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोग ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है,
वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र, कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए 60 का। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, तो यह जो पंक्ति है यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है विद्यापति के संबंध में। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। 12 बरस ले कुकुर जीवे और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यह पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, दलपति विजय की है, जगनिक की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है आप लोग बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह जो 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 लौ जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार, यह पंक्ति जगनिक के द्वारा कही गई है। आपका 4 ऑप्शन सही है, जगनिक। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। यह पंक्ति किस आलोचक की है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है दोस्तों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र, कौन सा ऑप्शन सही है? 1 2 3 4 में से 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर 62। तो यह साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो आपका 3 ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? 3। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी का आविर्भाव किसने माना है? अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का विकास मानते हैं। तो आपका ए ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, विद्यापति, अमीर खुसरो, सरहपा, चंद्रबरदाई। यह पंक्ति किससे संबंधित है? तो इसका अर्थ, इसका जो मतलब होगा वो दीपक और बाती से है। ठीक है, तो यह किसका है? तो यह अमीर खुसरो से संबंधित है। आपका 2 ऑप्शन सही है, 64 का 2। ठीक है दोस्तों, अमीर खुसरो से संबंधित है। अमीर खुसरो की मुखरियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। देसिल बाना सब जन मिठा, तय तैसन जप ओ औ हट्ठा, खुसरो, भटकेदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। यह पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। खुसरो, भटकेदार, अब्दुल रहमान, विद्यापति। तो देसिल बाना सब जन मिठा, तय तैसन जपो औ हट्ठा। ठीक है दोस्तों, तो यह जो पंक्ति है यह विद्यापति की है। आपका 4 ऑप्शन सही है। अवधू रहिया हाटे बाटे, रूप बिरज की छाया, तजिबा काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। सरहपा, चंद्रप्रदाई, गोरखनाथ, हेमचंद। यह पंक्तियाँ किसकी हैं आपको बताना है। इन चारों लेखकों में से किसकी पंक्तियाँ हैं ये 66 नंबर क्वेश्चन का। तो यह जो क्रोध लोभ मोह संसार की माया बताया है यह गोरखनाथ जी की पंक्तियाँ हैं। आपका 3 ऑप्शन सही है, गोरखनाथ। अगला प्रश्न, भला हुआ जो मारिया, बाहिड़ी महारा कंतु, लज्जे जमतु
बयम सियाहू जई भग्गा घरु अंतु। हेमचंद डोम्भिपा लोईपा सरहपा। ठीक है दोस्तों, तो 67 नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वह ऑप्शन कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही है, हेमचंद। ठीक है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है, हेमचंद। पुस्तक जलहड़ हाथ दे चली गज्जन निरिफ काज। यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति विद्यापति, नरपत नाल, अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई किसकी पंक्तियां हैं? तो जलहड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे, तो उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो को अपने पुत्र को देखकर राजा के पीछे चल दिए थे। ठीक है, तो आपका 4 ऑप्शन सही है, चंद्रबरदाई। गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? आपको बताना है। नागार्जुन, मत्स्येंद्रनाथ, सत्यनाथ, भीमनाथ। ठीक है, तो गोरखनाथ जी का जो गुरु थे कौन थे? तो आपका 2 ऑप्शन सही है, मत्स्येंद्रनाथ थे। 2 ऑप्शन सही है। 84 सिद्धों में बहुत से कछुए, चमार, धोबी, डोम, कहान, लकड़हारे, दर्जी तथा बहुत से क्षुद्र कहे जाने वाले लोग थे, अतः जाति पात के खंडन तो ये आप ही थे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, धीरेन्द्र वर्मा की, रामचंद्र शुक्ल की, परशुराम चतुर्वेदी की। तो यह पंक्तियाँ किसकी हैं दोस्तों? आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी। तो यह पंक्तियां हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। आपका 3 ऑप्शन सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जहि मन पवन न संचरई, रवि शशि नाही पवेश, तट तहि बट चित विषाम करु, सरहे कहिए उवेश। पंक्तियां किसकी हैं? लोईपा का, गोरखनाथ का, विद्यापति का, सरहपा का। किनकी पंक्तियां हैं आपको बताना है। तो यह जो पंक्तियां हैं दोस्तों यह सरहपा की हैं। आपका 4 ऑप्शन सही है, सरहपा। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। पंक्तियां किस आलोचक की हैं आपको बताना है। रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। किसकी पंक्तियां हैं दोस्तों? बताइए। तो यह पंक्तियां जो हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। 2 ऑप्शन आपका सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? विशलदेव, पृथ्वीराज, तिरहुत के राजा खुमार। तो पृथ्वीराज रासो की रचना करने वाले चंद्रबरदाई हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही है वह 2 ऑप्शन सही है, पृथ्वीराज। सिद्धों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। आप सभी को पता होगा दोस्तों। आपका ये ऑप्शन सही है, 84। ठीक है, 84 सिद्धों की संख्या है। तो आप लोग बताइए, कमेंट करके अवश्य बताएं कि नाथों की संख्या कितनी है। ठीक है दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।